आप श्रद्धा रखिए। कई किसान भाई कहते हैं रिपोर्ट ठीक नहीं आती है, आप उस पर श्रद्धा रखिए। प्राथमिक स्तर पर एक बार जांच तो कराइए। कैसी जांच आती है हमें साझा करिए, उसमें क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा वो हम आपको बता देंगे। उसके बाद विषय आता है परत खेती। एक ही विशेष निवेदन है, हमारी एपीएस की टीम इस विषय पर काम कर रही है, वो है चारागाह। लेकिन ना आप चारागाह जो जंगल है, खाली जमीन है, जिसके ऊपर किसी का कब्जा नहीं है, जो ओरण है, आप इसको चारागाह बोलते हैं। हमारा एक निवेदन रहता है, हमारे किसान के पास यदि 50-60 बीघा जमीन है तो वो अपनी जमीन में से 2-5%, 1% जमीन को भी चारागाह के रूप में जरूर बनाए। क्यों? जिसको हम कहते हैं परत खेती। जैसे मैं मेरी खेत की बात करूंगा तो हमारे खेत में हम 4 बीघा 5 बीघा हर साल एक खेत को छोड़ते हैं। तो उसमें एक तो हमारा लाभ है, स्वार्थ है। पहला स्वार्थ तो ये है कि हमारी गायें सारी उस बाड़िए में डाल के आ जाते हैं, तो बरसात के महीने में 4 महीने तक सारे वो 3-4 बीघा 5 बीघा जमीन के अंदर खूब चलती रहती है। सारा गोबर वहीं पे, सारी जमीन को ऐसी बना देंगे खुरों से खोद खोद के कि जिस जमीन में हमने अच्छा खाद डाला उससे भी अच्छी तुलना में वो जो परत जमीन पड़ी है उसको बना देंगे। तो जिस किसान भाई के पास जमीन अच्छी है, पर्याप्त मात्रा में है, वो अपने 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा श्रद्धा और शक्ति के अनुरूप अपने खेत को थोड़ा खाली छोड़े, विराम दे, उसके बाद प्रमाणिकरण। ये विषय वैसे महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ध्यान में रखने वाला है। हमारे को कई बार पूछते हैं कि आप जैविक खेती करते हैं, आपके पास कोई दस्तावेज है क्या, कोई सर्टिफिकेट है क्या? तो हमारे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कई बार राज्य सरकार और हमारे संस्थान उस अच्छे किसानों को पुरस्कार देने के लिए एक विषय रखते हैं कि वो प्रमाणित किसान होना चाहिए। तो उस प्रमाणीकरण के साथ जोड़ने से भी उसको समाज में उसको उचित स्थान को पाने के लिए, सम्मान आदि को पाने के लिए भी ये दस्तावेज बहुत मायना रखता है। मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे से मायना रखता है ये दस्तावेज। तो इसके लिए सरकारी सिस्टम में हमें थोड़ा साथ में लेना पड़ता है। प्रमाणीकरण कई तरीकों से होता है, खुद भी कर सकते हैं, राम श्याम कृष्ण मुरारी सारे मिलकर 10 जने समूह बनाकर कर सकते हैं, सरकार से डायरेक्ट अकेला भी कर सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है कि हमें कैसे करवाएं। तो पहला विषय ये प्रमाणीकरण का आपके ध्यान में रहे। अब आते हैं हम खेत के अंदर। किसान बंधुओं के खेत पर, चाहे वो जैविक खेती कर रहा हो चाहे वो रासायनिक खेत पर काम कर रहे हो, आप बुरा मत मानना, कई बार हमारे खेत में और मसाड़ में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। मसाड़ का मतलब मसाड़ में भी आधी लकड़ियां कहां पड़ी है, आधे ठूठ कहां पड़े हैं, आधे छाने कहां पड़े, कोई पता नहीं है। कब कहां किसका अंतिम संस्कार होगा कोई ठिकाना नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारे खेत को व्यवस्थित बनाने के लिए हमारे फसल अवशेष जितने भी लकड़ियां है, कारा है, कचरा है, एकदम झाड़ जंगाल से साफ सुथरा रखो। जितना आप साफ सुथरा रखेंगे उतने कीड़े कम लगेंगे, उतने रोग कम लगेंगे, उतनी अच्छी स्वच्छता रहेगी। और जहां स्वच्छता रहेगी वहां लक्ष्मी आएगी, इस बात की गारंटी है। फिर है खेत की सफाई। वही स्वच्छता वाली बात है कि जहां झाड़ जंगाल है उन सब के हरे मूठों को, सूखे मूठों को, जो आपके काम के नहीं उनको सबको हटा दो, खाद बना दो। फिर सबसे महत्वपूर्ण अगला विषय आ रहा है दीमक नियंत्रण। कई किसान भाई कहते हैं कि आप तो ये बताओ जमीन में उदय का नियंत्रण कैसे करेंगे? आपके यहाँ है कि नहीं उदय की प्रॉब्लम? अब आप समझना पहली बात तो कि उदय कभी भी हरे पौधे को कतई नहीं खाती, इस बात की आपको मैं गारंटी दे सकता हूं इस काम पर लेकर। तो आप कहेंगे कैसे मान लें? आप कई उदयों के जब बड़े बड़े जब वाल्मीकि को देखेंगे, बड़े बड़े ढेर को देखेंगे, तो वहां पर भी हरे हरे पेड़ देख सकते हो। उदय इतनी भोली है क्या कि अपने बिल के पास पौधे को छोड़कर आपके पौधे को खाने आएगी? ऐसा हो सकता है क्या? यदि वो हरे पेड़ को खाती तो घर के पास वाले पेड़ को खाती ना, वो आपके यहाँ क्यों आती? हरा पेड़ को उदय कभी भी नहीं खाती। वो किसको खाती? मरे पेड़ को खाती है। तो आप कहते हैं कई बार तो हरे पेड़ की नाड़ में उदय देखी हमने। तो हाँ, आपका कहना सही है कि वो पेड़ हरा था, लेकिन हरा होने से पहले वो मरा था।
लेकिन मरा कैसे? वो दीमक अपने पंजों में फफूंद को लेकर चलती है, उस फफूंद को उस पेड़ की डाली पर बार बार रगड़ती है और उस फफूंद की वजह से फफूंद जनित बीमारी उस पौधे को लगती है और बीमारी लगने के बाद उदय फिर तैयार। उसका अंतिम संस्कार करना उसका नैतिक दायित्व है कि मैं इस वृक्ष का अंतिम संस्कार करूं। कौन? दीमक। तो दीमक हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है? लाभकारी है। तो आप कहेंगे कि हम इसका नियंत्रण कैसे करना है? आपकी जमीन के 15 लगे हुए पौधों में फफूंद नहीं लगे, इसका मतलब फफूंद नाशक की जो क्षमता वो आपकी जमीन पर होनी चाहिए। और फफूंद नाशक क्षमता को कम करने के लिए केमिकल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा यूरिया डालेंगे, जितना ज्यादा डीएपी डालेंगे, जितने खरपतवार नाशक डालेंगे, भूमि में सल्फर गंधक की कमी निरंतर होती रहेगी। जितनी सल्फर और गंधक की कमी होगी, हमारी जमीन में फंगल कंटेंट, एंटी फंजीसाइड पर काम करती है सल्फर, और जैसे ही गंधक की कमी होगी तो हमारी हानिकारक फफूंदों का कारवां शुरू हो जाएगा। और हानिकारक फफूंद कहां लेके बैठी? दीमक को अपने साथ में छाती पर लेकर चल रही है, वो आपके पौधे को बीमार करके उसको खाने का प्रयास करेगी। तो आप पहला काम जमीन में केमिकल को बंद करिए। दूसरा, आप कहेंगे केमिकल आज कोई बंद होना नहीं है, तो दूसरा क्या हो सकता? हमें इस कीट को रोकने के लिए, ये कहीं ना कहीं इसको भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए किसी प्रकार की विशेष गंध का उपयोग किया जा सकता है। गंध कौन सी? सबसे बढ़िया गंध है हमारे नीम के पत्ते, नीम की निंबोली, नीम का तेल। यदि हमने नीम की निंबोली को इकट्ठा किया है तो उसमें निंबोली का तेल निकलवा लीजिए, तेली की घाणी पर ले जाकर। घाणी ऐसे तेलिए से आसानी से घाणी नहीं निकलेगा। साथ में 50 किलो सरसों लेकर जाना, उसको ये कहना कि एक घाणी तो मेरे नीम की निंबोली की निकाल दे, 2 घाणी सरसों के तेल की निकाल दे। वो राजी राजी हो जाएगा, क्योंकि वो खारापन किस में आ जाएगा? सरसों में आ जाएगा। तो आपने सरसों की तेल निकलवा लिया, फल बचेगी, वो आप 2.5 बीघा 1 एकड़ में आप 100 किलो डालिए, वो उदय आपकी पौधों को नहीं खाएगी। एक पौधा आपकी उदय नहीं खाएगी उस नीम की खड़ी से। तेल आपके आगे काम आ जाएगा, जो मैं बता दूंगा। और उसकी नीम की खड़ी में जब आप 100 किलो डालते हैं तो 8 से 12 किलो यूरिया मिल जाता है, ये आप समझ लीजिए। ये परफेक्ट है, साइंस कहती है। तो आप उस उदय के लिए नीम की खली को भी साथ में जोड़ सकते हैं। तीसरा विषय आता है कि हमारी जहां जहां दीमक रहती है वहां उसने बड़े बड़े बिल बनाए हैं जमीन। आप में से किसी ने देखे हैं क्या दीमक के बिल? कोई हाथ खड़े करो। हाँ, बहुत ज्यादा ही लोग हैं, बहुत बढ़िया। तो अब आपको एक काम दे रहा हूं, आप जब भी जाएंगे वहां पर उदय के बिलों को ढूंढिए। वहां पर उदय ने अपना एक बहुत बड़ा दरबार सजाया है। उदय एक दरबार में रहती है, वहां राजा और रानी और श्रमिक और सुरक्षा, ये 4 तरीके की संरचना मिलेगी। महल रूम में छत्ते मिलेंगे आपको, उसमें वो उदय रहती है। उसकी सुरक्षा में सैनिक लगे हुए हैं। आपके खेत पर जो आ रहे हैं वो श्रमिक है। आपके खेत पर कौन से आ रहे हैं? श्रमिक। और उसकी सुरक्षा में सैनिक लगे हुए हैं। उदय, एक उदय जो मोटी दीमक है, उदय है, जिसको रानी दीमक बोलते हैं, वो अपने जन्म से 30 वर्ष तक जीती है। कितने साल तक? 30। और प्रति पल अंडा देती है। उन अंडों में 2 प्रकार के, एक सैनिक और एक श्रमिक। आपके खेत पर कौन से आते हैं? अब फैक्ट्री को बंद करने से ज्यादा फायदा है या श्रमिकों को ठोकने से ज्यादा फायदा है? अरे बोलो तो सही। फैक्ट्री बंद, हमें वो उदय की फैक्ट्री को बंद करना है जहां वो रानी दीमक निरंतर अंडा देके वो अपने श्रमिकों को अपने भोजन के लिए भेज रही है। सरल काम है, जहां जहां उदय के ढेर दिखे वहां पर उनको आप नष्ट कर दीजिए। और सावधानी रखना, वो बड़ा ठंडा होता है और जमीन के अंदर 3 फीट 4 फीट तक गुफा में रहती है। उन गुफाओं में कई बार नागराज, बिच्छूराज कई तरह के रहते हैं। गलती से जोश में जाकर काल का मत हो जाए, बात का विचार ध्यान रखना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ध्यान रखना हम सबको। तो उदय के विषय पर हम सब लोग जागरूक रहे कि उदय केमिकल डालने से, मैं केमिस्ट्री का भी व्यक्ति रहा हूं, क्योंकि मैंने अपना शुरुआत केमिकल कंपनी से की। वर्ल्ड में कोई केमिकल नहीं बना तो उदय को कंट्रोल कर सकता है। पूरे संसार की डेवलप्ड कंट्री के अंदर में भी दीमक को, टर्माइट को कंट्रोल करने का कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। प्रोडक्ट बना है तो श्रमिकों को मारने के लिए बना, मारकर और फैक्ट्री के अंदर चालू।
तो दुकान वाले को तो इस बात का पता है कि ये बार बार रामू मेरी दुकान पे आएगा, ले जाएगा, काम चलता रहेगा, क्योंकि रामू जानता कुछ नहीं है। फिर आते हैं जुताई की विधि की तरफ। कई बार हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं मेरी खेत की ढाल उत्तर से दक्षिण है, किराए का ट्रैक्टर या भाड़े का आदमी, ट्रैक्टर किराए का नहीं है तो आदमी भाड़े का है, भाड़े का मतलब भाड़ी गवा। तो इन दोनों की गलती की वजह से आपके खेत में ढाल की तरफ ही ट्रैक्टर चलता है, खेत की ढाल यूं, ट्रैक्टर चलाता भी यूं, बार बार खेत का नाश करके बैठेगा, सारा खेत का पानी पार, सारी खेत की ताकत पार। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारे ढाल के विपरीत ट्रैक्टर चलाना चाहिए। दूसरा, हमें गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए, तो इससे हमारे को काफी सारे काम हो जाते हैं। फिर आते हैं हमें अपनी जमीन की ताकत को देने के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय। कई वर्षों से हम इस जमीन की जैविक कार्बन को, इसकी ताकत को, इसकी उर्वरा शक्ति को तो इसकी बढ़ाओ, इसको जमीन की ताकत को मजबूत करने के हमारे पास बहुत सरल उपाय है कि हम एक बार बरसात की सीजन में, एक बरसात में जब भी आपको ठीक लगे उस समय अपने खेत में दाल वाली फसल को जरूर उगाएं। कौन सी फसल? दाल वाली। दाल वाली में सबसे ज्यादा महत्व हमें देना है तो हमें ढेंचे को देना चाहिए। ढेंचे को क्यों देना चाहिए कि आपने जितना जमीन के अंदर यूरिया और डीएपी का उपयोग किया है तो निश्चित रूप से हमारी जमीन का पीएच हाई हुआ है, हमारी जमीन लवणीय और क्षारीय प्रकृति की हुई है। लवणीय और क्षारीय प्रकृति की जमीन को सुधारने के लिए ढेंचा एक बहुत बढ़िया प्राकृतिक फसल है। ढेंचे की जड़ों में, तनों में 4.5 पीएच अम्लीय प्रकृति का रस निकलता है। जब भी आपको ठीक लगे, ठीक मतलब आज या कल नहीं, गेहूं की कटाई के बाद में आपके खेत पर सिंचाई और सुरक्षा की व्यवस्था हो तो आप इस ढेंचे की फसल को ले सकते हैं। ढेंचा बोलते हैं ढाढूनिया, कई लोग यहाँ के ढाढून भी बोलते हैं, ठीक है ना, मुझे पता चल गया। आप प्रश्न पूछ सकते हैं बीच में ढेंचा सब, मैंने फोटो लगाई इसलिए कि आपको समझ में आए। तो हमें सुरक्षा और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था रहे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी जमीन को नमी चाहिए। दूसरा, गेहूं की कटाई के बाद खेत आपके खाली पड़े रहेंगे तो आपका 1-1.5-2 बीघे का जो खेत है वो सबसे सुपीरियर हरा भरा दिखेगा। तो जानवरों के लिए सबसे बढ़िया भोजनशाला उस खेत से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो सारा अटैक कहां पर होगा? उस खेत पर होगा। इसलिए उसको बचाने के लिए सुरक्षा और सिंचाई दोनों चाहिए। कई किसान बंधु कहेंगे सुरक्षा और सिंचाई मेरे पास नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसको बरसात की सीजन में मूंग, उड़द, मक्का, बाजरा करने की बजाय एक फसल इसकी हरी खाद की कर लेनी चाहिए। कैसे करनी है? अपने 1 एकड़ के अंदर हमने यदि 40 किलोग्राम बीज डाला तो 40 से 45 दिन बाद में हमारे को जमीन के अंदर दबाना है। ऐसे करने से क्या होगा? इसके अंदर हजारों किलोग्राम ये पोषक तत्व आपको उपलब्ध कराएगा, जमीन की सारी प्रकृति को ठीक करेगा। और तीसरा अति महत्वपूर्ण लाभ, ढेंचा बहुत गति से बढ़ता है। ये जो ऊंची हाइट देख रहे हैं ये 45 दिन से कम है, ये 40 दिन पर फोटो खींची हुई है। ये द्रुत गति से बढ़ता है। आपकी जमीन में बाकी वनस्पतियां भी उगेगी, अलग अलग प्रकार के खरपतवार भी उगेंगे, लेकिन ये ढेंचा जल्दी से उग जाएगा, वनस्पतियां लेट से उगेगी। ये सांगड़ा है, 1 बीघा में 30 किलो बीज गया आपका। कितना गया? 30 किलो डालने की वजह से वहां पेड़ रखने की जगह नहीं है। तो खरपतवार उग तो जाएंगे लेकिन सूर्य की किरणें वहां पर नहीं जाने की वजह से सारे खरपतवार उग कर खत्म हो जाएंगे। अब आपका क्या काम हो गया? खरपतवार नियंत्रण का काम हो चुका है 50%। आपको कोई खरपतवार नाशी डालने की जरूरत नहीं है। आपके खेत के सारे खरपतवार उगकर खत्म हो गए जो मिट्टी के अंदर उसके बीज के रूप में उपलब्ध है। दूसरा विषय आपके इसने नीचे ने कर दिया। 45 दिन बाद में आपको इसको जमीन के अंदर दबाने से जमीन की ताकत को बढ़ेगी। कई बंधुओं के मन में ये भी प्रश्न आता है कि मैं एक ही फसल करता हूँ, मेरे पास ना सुरक्षा ना सिंचाई है, ना मैं रबी की फसल करता हूँ, मैं यदि खरीफ के अंदर मक्के और बाजरे की जगह ढेंचा कर लूंगा
तो मेरे परिवार के लोग इस बात के लिए टोकेंगे कि नुकसान हो जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ये करना चाहिए कि मैं मूंग, उड़द या कोई भी फसल लेता हूँ, उसकी फलियां तोड़ लूं और फलियां तोड़ने के बाद जो बूटे बचे उसको मिट्टी में मिला दूं। ऐसा तो कर सकते हैं ना? ऐसा कर सकते हैं। कई बंधु कहते हैं कि मेरे पास में रबी की भी फसल है, मैं रबी में करूंगा, लेकिन घर वाले कहते हैं कि ढेंचा कर ले, लेकिन इसकी नुकसान की भरपाई जरूर करनी पड़ेगी। उनके लिए क्या करना? तो ढेंचा करने के बाद में और गेहूं बोने से पहले आपके पास में 1.5 महीने से 2 महीने का समय है। उस समय क्या करना? आप चाहे तो हरा धनिया, कटनी वाला धनिया लेकर आपके 1 बीघा में 35 से 40 हजार रुपए का हरा धनिया बेचकर इस ढेंचे की फसल की बदौलत जो नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। कई कहते हैं कि मैं इस धनिया की जगह ढेंचा नहीं लगा सकता हूं क्या? तो जो आप सोयाबीन कर लीजिए, आपकी मूंग उड़द कर लीजिए, आगे गेहूं कर लीजिए, लेकिन सोयाबीन जो है वो 60 दिन वाली फसल का चयन कीजिए। तो आपके 15 सितंबर से 20 सितंबर के आसपास आपका खेत खाली रहेगा और 20 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में भी आप ढेंचा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? नो एक्सक्यूज, बहाना नहीं चलेगा। किसी भी समय में कृषक का मन है तो निश्चित रूप से वो हरी खाद के रूप में ढेंचे की फसल का चयन कर सकता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि गांव गंवार के हम सब लोग हैं, हमारे गांव में इस ढेंचे के प्रति मानसिकता कई जगह उल्टी है। मानसिकता मतलब नहीं ढाढूनिया तो पाई नहीं लगाओ, ये गांव में कहते हैं ढाढूनिया तो नहीं लगाएंगे। तो क्या करना? ढेंचे की जगह आप सण बीज सकते हैं। तो जब गांव में बुजुर्ग आदमी के सामने हर एक आदमी सण का विषय रखते हैं, हाँ सण तो माँ का बाप दादा ही बीजता है, माँ बीज लेगा, बीज लीजिए। कई कहते हैं नहीं सण में बहुत ज्यादा इल्ली आती है, तो मूंग बीज सकते हैं, उड़द बीज सकते हैं, गंवार बीज सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी दाल वाली फसल को आप बिजाई करके जमीन में आप हटाई कर दीजिए, आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। ये हमें करना ही करना है, इसके बिना काम नहीं करना। यदि किसी को ये लगता है मुझे जैविक खेती में पहले वर्ष का उत्पादन बिना यूरिया, बिना डीएपी अच्छा चाहिए, तो उसको हरी खाद पर आना ही चाहिए। ज्यादा महंगा काम नहीं है, ये आपकी एक ऐप की है जो वर्षों तक आपकी जमीन को ठीक कर देगी, आपकी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ा देगी, आपकी जमीन के केंचुओं को बढ़ा देगी। क्योंकि जमीन में जितना जीवांश होगा, जितना जैविक पदार्थ होगा, उतनी जमीन उर्वर रहेगी, ताकत रहेगी, बलवान रहेगी। और बलवान करने का सरल उपाय हमारे पास में ये हरी खाद का है। फिर आते हैं हमारी फसल के लिए। कई बार हमारे किसान भाई जैविक खेती की तरफ आके आते हैं तो पहली फसल वो लेते हैं मक्का, कि खापा खान तो मक्का ही करना पहले, या लेंगे बाजरा। मेरा निवेदन है आप पहली फसल दाल वाली का चयन करें। क्यों साहब? दाल वाली फसल को ताकत कम चाहिए, और दूसरा वो ताकत आप खुद को तो कम चाहिए, लेकिन आपकी जमीन को भी ताकत देने का काम करेगी। क्योंकि दाल वाली फसल की जड़ों की गांठों के अंदर इस प्रकार के जीवाणु होते हैं जो वातावरण से यूरिया लेकर जमीन को देते हैं। ये काम कौन करते हैं? जीवाणु। कौन सी फसल में होते हैं? दाल वाले। और कहां पर होते हैं? जड़ों। तो आपसे निवेदन है जब आप जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पहली फसल दाल वाली आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये आसान काम है। दूसरा बात है विविधता। ये सबसे बड़ा संकट है हमारे सामने। हमारे किसान भाई कहते हैं कि आपके खेत में अभी क्या लगा हुआ है? गेहूं लगा हुआ है, और कोई नहीं, केवल गेहूं की फसल। तो बंधुओं, इससे बड़ा संकट ये आता है आपके खेत में केवल गेहूं होगा तो गेहूं का ही कीड़ा, गेहूं का ही रोग, गेहूं का ही खरपतवार और गेहूं की समस्याएं वहां पर अपना जमावड़ा जमा लेंगे। तो हमारे खेत में अनाज के साथ साथ में दाल, तेल, फल, मसाला, औषधि और फलदार पेड़ भी होने चाहिए। खेत की विविधता के सहयोग लेकर अपन बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। कीड़े कम लगेंगे, पक्षी ज्यादा आएंगे, ये आपको लाभ मिलेगा। तो आपको विविधता साथ में लेनी ही चाहिए। अब विषय आता है कि हम खेत में हरी खाद भी कर चुके हैं, विविधता को भी जोड़ चुके हैं, अब हमें डालना क्या है? अब ये बताइए।
क्योंकि किसान को डालने में ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी बातों को नहीं समझना चाहिए। डालने के नाम पर उसके पास एकमात्र चीज है वो है रेवड़ी, जिसको आप रोड़ी बोलते हैं।